Hi everyone, welcome back to the channel Pooja Narang's physics classes. This is lecture number 10 and our target is HTET PGT physics. उसके साथ ही मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। DSSB PGT एग्जाम्स के डेट्स भी आ चुके हैं। जुलाई एंड में है वो एग्जाम भी। फिजिक्स का आई थिंक 30 जुलाई को है। ठीक है, तो अगर आपने वो सब्जेक्ट वो एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए भी आपको यही क्वेश्चंस करने होंगे, फिजिक्स का सिलेबस कवर करना होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ और जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी आपके काम आएंगे DSSB फिजिक्स के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ कुछ इशू आई थिंक वायर की कनेक्टिविटी में। लेट्स करेक्ट इट। यस, तो DSSB PGT फिजिक्स एग्जाम वो भी है 30 जुलाई को। एस्टेट एग्जाम 26 जुलाई को है। DSSB PGT फिजिक्स हमारा है 30 जुलाई को। तो उसके लिए भी जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, जो सिलेबस मैं करवा रही हूँ, वो आपके काम का है। आप उससे भी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। 9 लेक्चर हो चुके हैं एंड दिस इज लेक्चर नंबर 10। पिछले लेक्चर बहुत बड़े नहीं है, उन सब में मैंने कुछ ना कुछ पीवाईक्यूज भी करवाए हैं। 10 to 20 मिनट्स के हैं ऑलमोस्ट सभी लेक्चर्स। तो आज का लेक्चर भी हम इतने ही मिनट का रखेंगे। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एस्टेट का। ठीक है, पीवाईक्यू है, इसको हम सोल्व करेंगे। एक चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया है, प्रोजेक्ट किया गया है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, अगर वो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है तो मीन्स पाथ कौन सा कवर करेगा? इट वुड बी अ सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ है तो सर्कल का क्या होगा? एक एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के। जब एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल है तो यहाँ पर हमारे पास आर क्या है? रेडियस। तो जब पाथ सर्कुलर है तो उसकी कुछ रेडियस होगी। रेडियस हमारी थी mv/qb। ये कंसेप्ट हम पिछले से पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में भी हमने किया है। तो बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। पाई इंटू mv/qb का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे आ जाएगा पाई m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू पाई कांस्टेंट है, q स्क्वायर कांस्टेंट है, b स्क्वायर कांस्टेंट है, m स्क्वायर भी कांस्टेंट है। सो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो यहां से अगर ऑप्शन से चेक करें तो वेलोसिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर है। मोमेंटम भी नहीं है क्योंकि मोमेंटम ले तो मोमेंटम का भी क्या है? स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के। एरिया भी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? v स्क्वायर से। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कहीं है नहीं बीच में, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। चलिए चलते हैं आगे। आज का टॉपिक रहेगा मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हमारे पीजीटी फिजिक्स एस्टेट के एग्जाम में पहले आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए। जिसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जब कवर हो जाएंगे तब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे लास्ट में जाकर। तो चलिए चलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की तरफ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिटेक्ट करता है करंट को और मेजर करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को। ये एक्चुअली माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, इस तरीके के एम्पी जो करंट्स हैं उनको मेजर कर सकता है और जनरली हम इसका यूज करते हैं करंट को डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं पे करंट है भी सही या नहीं। इसका प्रिंसिपल है करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है।
ठीक है। टॉर्क कैसे लगेगा, देखिए पहले सबसे पहले एक सिंपल सा डायग्राम समझ लेते हैं। एक मूविंग कोइल है, एक कोइल है, ठीक है, क्लोज्ड कोइल है, इसको मैंने रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और इस कोइल के अंदर हमारे पास करंट है, जो कि मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो इस करंट के अकॉर्डिंग इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। जब एरिया वेक्टर यहाँ पे है, ऑल राइट, और मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहाँ होगा, सेम इसी डायरेक्शन में, क्लियर, बिल्कुल वही सेम डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोइल रखी हुई है हमने, तो इस तरीके से क्लोज कोइल है, ठीक है। तो इस कोइल के 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4। ये जो टुकड़ा है ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, ये टुकड़ा भी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। तो इन दोनों के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, F इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बट ये जो साइड वाली है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, तो इन पे टॉर्क लगेगा जनरली। बट जब जो कोइल है, ये कोइल, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिल्कुल उसकी डायरेक्शन के अलोंग रखी हुई है, तो भी इस पे टॉर्क 0 होगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। टॉर्क तब लगेगा जब हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। ओके, देखिए ये कोइल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये उस कोइल का एक्सिस है, ठीक है, रखी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर ये कोइल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखी हुई है, तो इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, मींस टॉर्क वुड बी 0। बट टॉर्क कब लगेगा, जब हम इस कोइल को इसके एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, या ये खुद किसी भी तरीके से रोटेट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये थीटा एंगल आ गया। ओके, जब ये थोड़ी सी रोटेट हो जाएगी, देन इन केस इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक टॉर्क आ जाएगा। कैसे, देखिए वही सेम, इसके ऊपर जो फोर्स है वो क्या है, 0। इसके ऊपर भी फोर्स क्या है, 0। बट हम इस करंट को पहले इधर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। बट ये जो साइड है इसके ऊपर फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो साइड है इसके ऊपर कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये फोर्स कितना होता है, ये हमने किया हुआ है I/B/L साइन थीटा, ठीक है। तो ये फोर्स इतना होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, टॉर्क भी लगेगा इसके ऊपर। अब वो टॉर्क कितना होगा, हमने लास्ट वीडियो में कर रखा है, फिर भी मैं आपको बता दूं, टॉर्क इज इक्वल टू NBI साइन थीटा। इसका डेरिवेशन लेक्चर नंबर 9 में हम कर चुके हैं। N है नंबर ऑफ कोइल्स, B है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, I है करंट, A एरिया ऑफ द कोइल, थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द कोइल, ठीक है। और जनरली जब हम रेडियल फील्ड ले लेते हैं, रेडियल फील्ड आगे डिस्कस करेंगे, तब साइन थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो ओवरऑल टॉर्क कितना लगता है, एक कोइल पे जो कि क्लोज्ड कोइल है, उसके ऊपर लगता है NBI/A साइन थीटा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो ये देखिए NB/A, ये सॉरी बी नहीं आई, NIA मिलकर हमारा क्या बना देते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये आ जाता है MB साइन थीटा। MB साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है तो हम क्या कर देंगे, वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। साइन थीटा जो है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में यूज कर लेते हैं, वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। तो टॉर्क को हम मैग्नेटिक मूवमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑल राइट, चलिए बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, एक कॉइल होती है जो कि घूमती है, मैग्नेट होती है, मैग्नेट प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक फील्ड, सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिसके ऊपर कोइल लपेटी गई होती है, स्प्रिंग होता है जो इसको टॉर्क प्रोवाइड करता है, काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करता है, पॉइंटर एंड स्केल होते हैं मेजर करने के लिए करंट को, ठीक। तो ये इसका डायग्राम है, ये स्केल है, पॉइंटर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखिए यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या है, मैग्नेट जो है ना उसकी शेप होती है सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट कैसी मैग्नेट होती है, इसको हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। ये मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है वो कोइल के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो जो हमारा टॉर्क होता है वो हमेशा कितना होता है, NIBA। ऑल राइट, तो ये आ जाता है हमारा
टॉर्क। तो ये टॉर्क कॉइल के अंदर होता है, उसकी वजह से जो स्प्रिंग में टॉर्क आता है दैट इज ऑल्सो टॉर्क। ठीक है, तो वो टॉर्क और ये टॉर्क आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, यही समझने की बात है। ठीक है, देखिए वो जो टॉर्क होता है जो स्प्रिंग में होता है दैट इज इक्वल टू टो इज इक्वल टू के थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, डिफ्लेक्शन। के है टॉर्जनल कांस्टेंट, जो स्प्रिंग के मटेरियल का कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, सो इट इज टॉर्जनल कांस्टेंट। तो इन दोनों को जब हम बराबर रखते हैं, इक्वल रखते हैं, एन आई बी ए इज इक्वल टू के थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, के इज इक्वल टू, के नहीं लेंगे एक्चुअली, हम क्या लेंगे, हम लेंगे थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज इक्वल टू एन आई बी ए डिवाइडेड बाई में के। ठीक है, तो यहां से बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, हम लेंगे थीटा इज इक्वल टू एन बी ए बाय के। ठीक है, इंटू आई हम अलग से लिख देते हैं। एन बी ए और के जो है वो कांस्टेंट्स हैं, एन बी ए के कांस्टेंट है। यहाँ मैंने एक स्लाइड खाली छोड़ी थी ताकि काम कर सके। चलिए, नहीं मिलती कई बार चीजें, इट्स ओके। हाँ जी, यहाँ लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू एन बी ए डिवाइडेड बाय के इंटू आई। बाकी सब कांस्टेंट है, मीन्स थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई। मीन्स जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, करंट पे, कि कोयल के अंदर करंट कितना है। ठीक है, कि कितना करंट हम कोयल से पास कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, सो थीटा डिवाइडेड बाय आई। इसके साथ ही होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज पर यूनिट करंट। इसका यूनिट होता है, देखिए आगे आएगा वो यूनिट, पहले हम ये समझ लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एन बी ए, देखिए ये थी एन बी ए अपॉन के इंटू आई। तो यहाँ मैं राइट कर देती हूँ एन बी ए अपॉन के इंटू आई। तो करंट सेंसिटिविटी के लिए हमें इस थीटा को आई से डिवाइड करना है, तो थीटा उड़ा दिया गया। तो यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर के पैरामीटर की फॉर्म में करंट सेंसिटिविटी क्या आ गई, एन बी ए अपॉन के। एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, मैग्नेटिक फील्ड बी, ए एरिया ऑफ कोयल, के स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल। ओके, नेक्स्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी, दिस इज रिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, थीटा अपॉन वी। वी इज इक्वल टू आई आर जी, वी इज इक्वल टू आई आर जी। आर जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो इसको पुट कर देते हैं हम, एस वी इज इक्वल टू थीटा अपॉन वी। वी इज इक्वल टू आई आर जी, सो थीटा अपॉन वी, वी की जगह आई आर जी। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय में आर। ठीक है, वो किसके इक्वल थी, एन बी ए अपॉन के, तो ये क्या आ गया साथ में आर, एन बी ए अपॉन के आर। इसका यूनिट होता है रेडियंस पर वोल्ट और डिविजन्स पर मिली वोल्ट। ठीक है, और उसका क्या था फिर, इस अकॉर्डिंग सोचा जाए तो रेडियन पर एम्पियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियन पर एम्पियर, क्योंकि ये क्या है, थीटा पर यूनिट करंट, या फिर डिविजन्स पर मिली एम्पियर, ये भी रहेगा। रिलेशन बिटवीन द टू, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के बीच में रिलेशन क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। ओके, ये हमने अभी भी जस्ट किया भी है। तो ये क्वेश्चन है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। तो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी है एस आई, इट इज इक्वल टू
थीटा डिवाइडेड बाय आई। वोल्टेज सेंसिटिविटी एस वी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय में वी, ठीक है, जो कि किसके इक्वल था, थीटा अपॉन आई आर जी, और इसको हमने लिख दिया था एस आई अपॉन आर जी, ठीक है। ये सब चीजें थी, देखिए क्वेश्चन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। करंट सेंसिटिविटी आपको दी हुई है, कितनी है 5, ठीक है। नेक्स्ट है 20, 5 यहाँ पे है 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, क्या है 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, और जबकि वोल्टेज सेंसिटिविटी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको गिवन है 20 डिविजन्स पर वोल्ट। ये ऐसा यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 डिविजन्स पर एम्पियर। जब हम इसको सोल्व करना चाहें, आगे चलते हैं, पहले वैल्यूज देख लेते हैं। थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, एंड थीटा अपॉन वी जो है वो किसके इक्वल था 20 डिविजन्स पर वोल्ट, सो इट इज इक्वल टू 20 डिविजन्स पर वोल्ट, ठीक है। तो इसको हमने वैल्यू मान ली 20। अब हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है V अपॉन आई। मुझे V अपॉन आई चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचिए, थीटा अपॉन आई डिवाइडेड बाय में थीटा अपॉन V कर दूं, तो क्या ये सॉल्व करके थीटा अपॉन आई इंटू V अपॉन थीटा आ जाएगा। थीटा से थीटा कैंसल, इट इज इक्वल टू V अपॉन आई विच इज इक्वल टू R। तो मैं थीटा अपॉन आई की वैल्यू पुट कर देती हूँ 5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय में 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10 रेज टू पावर -3। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, नहीं देखिए यहाँ पर क्या है, मिली एम्पियर है, ये छोटी सी मिस्टेक है। ये बाय में 10 की पावर -3 था, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा, पावर प्लस में आएगी। सोल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 250। सो 250 ओम इज द आंसर, सेकंड ऑप्शन। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर। ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि रह गया, वो हम कर लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ एमसीजी। चलिए नेक्स्ट में कर लेंगे, छोटा सा है बट नेक्स्ट में करेंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।